गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन 10th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 जो है जिसका नाम व्रत है उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और उन क्वेश्चनों के अंदर अपन है ना 10 पॉइंट जो 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक तो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। और आप लोगों ने अगर आप ये एग्जाम दिया हो तो जो मैंने व्रत से संबंधित जितनी भी चीजें पढ़ाई है आप ये एग्जाम के अंदर है वो सब के सब क्वेश्चन है ना तुम्हारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी तुम लोग है ना इस प्रकार से जैसा अभी तक के वीडियो को तुम लोगों ने प्यार दिया इसी तरीके से आगे वाले वीडियो को भी प्यार देना। और आज अपन बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में एक्सरसाइज 10.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो अपन ने पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा है। अब आगे अपन जो 2, 3, 4 सवाल जो भी बचे हुए हैं उन वाले क्वेश्चनों को आज वाले लेक्चर के अंदर करते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। 9 तक तो अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा भी था। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है ना, एक बाह्य बिंदु है। ये यहाँ पे आप लोगों को ये वृत्त दिख रहा होगा। इस वाले वृत्त के बाहर अपन ने एक बिंदु ले लिया। कौन सा वाला बच्चों? पी वाला बिंदु लिया। पी वाले बिंदु से अपन ने दो स्पर्श रेखा खींच रखी, एक तो पी ए और एक कौन सी खींच रखी बच्चों? पी बी। ठीक है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों इस वाली स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा के बीच का कोण कौन सा है बच्चों? ये वाला कोण है। ठीक है ना। ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु एक तो यहाँ पे रहा बच्चों, एक हमारे पास में स्पर्श बिंदु ये रहा। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु ये रहा, इसको मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर, ठीक है ना, केंद्र कहाँ है इसका? ये रहा यहाँ पे। केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक कोण होता है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण अपने को क्या बताने बच्चों? समपूरक कोण बताने। ठीक है ना। देखो आप लोगों को मैं बताऊं कि जो हमारे पास में पूरक कोण होता है ना, वो पूरक कोण क्या होता है बच्चों? पूरक कोण होता है कि अगर हम दो कोण जोड़े, जिसे हमारे पास में एक कोण तो ए हो जाएगा, एक कोण हमारे पास में बी हो जाएगा। ठीक है ना। इस एक कोण का मान मान लो बाय द वे हमारे पास में इसका मान 60 डिग्री है और इसका मान अपन ने मान लिया कितना? 30 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ लेते, ठीक है ना, दोनों कोणों को अगर अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 60 में इसको जोड़ा तो अपने को कितना मिला बच्चों? 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि अपन ने ए में किसको जोड़ा? बी को, तो अपने को कितना मिला बच्चों? 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो कोण है ना, कौन कौन सा? ए और बी, ये दोनों कोण परस्पर क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं पूरक कोण। क्या कहलाते हैं बच्चों? पूरक कोण कहलाते हैं। और उसके बाद में अगर मान लो भाई देवे यहाँ पे हमारे पास में ए वाला कोण है और एक दूसरा बी वाला कोण है। ए वाले कोण का मान अगर मैं मान लो भाई देवे ये मान लिया बच्चों कितना? 160 डिग्री, और बी वाले कोण का मान अपन ने कितना माना? 20 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो अपने को कितना मिलता है? 180 डिग्री मिलता है। ठीक है ना। कितना मिला बच्चों? 180 डिग्री। यानी कि ए प्लस बी किया तो अपने को कितना मिला? 180 डिग्री मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना अपन, तो दोनों कोणों को जोड़ने के बाद में अपने को मिल कितना रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये ए और बी जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण आपस में यानी कि परस्पर क्या कहलाएंगे बच्चों? समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो पूरक कोण और समपूरक कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो सवाल है ना, सवाल ये दे रखा है बच्चों कि यहाँ पे यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का ये वाला कोण और यहाँ पे केंद्र पर बना कोण, ये दोनों कोण है ना अपने को संपूरक बताना है। यानी कि इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान यानी कि दोनों का योगफल अपने को कितना बताना है? 180 डिग्री बताना है। तो देखिए अपन करते हैं सवाल को। ये बात क्लियर है यहां तक? अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा ना, इस वाले डायग्राम के अंदर आप लोगों को स्पर्श रेखा भी दिख रही होगी। ठीक है ना। और अपन ने इसको पहले अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस वाले लेक्चर के मतलब इस वाले चैप्टर की। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि हमारे पास में ध्यान देना, ये जो ओ ए है ना, ये ओ ए ये परपेंडिकुलर है। ओ ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बच्चों? ए पी के ऊपर। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ना बच्चों, ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कौन सा वाला कोण बच्चों? ये वाला कोण कौन सा वाला? ओ ए पी, यानी कि कोण ओ ए पी ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो ओ बी दिख रहा है ना, ये ओ बी, ठीक है ना, दिख रहा है ये ओ बी किसके लंबवत है? पीबी के। तो ओ बी लंबवत है, यहाँ पे लिखेंगे बीपी के,
और ये हमारे पास में अगर ये वाली रेखा इसके लंबवत है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो मैं लिखने वाला हूं कि कोण ओ बी पी, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि इस वाले कोण का मान भी कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया, और इस वाले कोण का मान भी कितना हो गया, 90 डिग्री। यहां तक तो बात क्लियर है। अब ये जो आप लोगों को एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, कौन सा वाला, यहाँ पे अगर अपन बात करें चतुर्भुज दिख रहा है ओ ए पी बी, ये दिख रहा है ना ओ ए पी बी। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का अगर अपन योगफल करेंगे तो अपने को कितना मिलने वाला होगा भाई, 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि चतुर्भुज ओ ए पी बी, ठीक है ना। मैं अगर इस चतुर्भुज में मैं बात करूं तो बच्चों, तो यहां पर हमारे पास में इस वाले कोण का मान, इस वाले कोण का मान, इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान, यानी कि चारों कोणों को अगर अपन जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। अब देखिए, यानी कि मैं लिखने वाला हूं कि कोण ओ ए पी, क्या लिखूंगा बच्चों, कोण ओ ए पी प्लस, यहां से चल रहा हूं ओ ए पी, उसके बाद में ए पी बी, कौन सा वाला कोण बच्चों, कोण ए पी बी प्लस, इसके बाद में कोण लिया मैंने ओ बी पी, यानी कि ये वाला नीचे वाला कोण, यानी कि ले सकते हैं अपन कोण ओ बी पी प्लस कौन सा वाला बच्चों, केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, यानी कि कोण ए ओ बी। इसकी वैल्यू चारों कोणों को जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलने वाला होगा। अब एक बात बताओ बच्चों कि अभी अभी अपन ने नीचे लिखा है कि ये जो कोण दिख रहा है ना ओ ए पी, ठीक है ना, इसका मान तो हमारे पास में कितना है, 90 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू तो मैं क्या रख देता हूं बच्चों, 90 डिग्री प्लस ये हमारे पास में एपीबी दिख रहा है ना, एपीबी, इस वाले कोण का मान हमें पता नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कोण एपीबी, और प्लस ये जो ओ बीपी दिख रहा है ना, ओ बीपी का वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 90 डिग्री, तो इसकी जगह पे भी मैंने लिख दिया कितना, 90 डिग्री, प्लस ये हमारे पास में ए ओ बी है ना, इसका मान भी पता नहीं है तो कोण ए ओ बी, इसको ये ऐसा कैसा लिखा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, अगर 90 इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 180। मैं यहाँ पे इस वाले कोण को वैसा का वैसा लिखता हूं, यानी कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, ठीक है ना, इक्वल टू ये 360 डिग्री, और देखो ये 90 कितना हो गया बच्चों, 180, 180 को अगर उधर की साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद में कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, ठीक है ना, इक्वल टू में 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला कोण इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ा तो कितना हुआ, 180। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास में दोनों कोण है ना, ये क्या हो रहे हैं, समपूरक कोण है। अब ये दिखने में दिक्कत आ रही है क्या, थोड़ा बहुत, तो इस वाले कोण को और इस वाले कोण को अगर अपन जोड़ेंगे ना, इन दोनों कोणों को अगर अपन जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिल रहा है बच्चों, 180 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, समपूरक कोण है। तो ये वाला जो कोण बच्चों, ये वाला कोण बन रहा है ना, ये तो यहाँ पे बन रहा है, और ये वाला कोण बन रहा है ना, ये कहाँ पे बन रहा है बच्चों, केंद्र पे बन रहा है। यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला और केंद्र पर बना कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है बच्चों, 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है हमारे पास में, समपूरक कोण है। इसी और यही वाली चीज अपने को क्या करनी थी बच्चों, सिद्ध करके बतानी थी। बात क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास में हो जाएगा हेंस प्रूफ, ठीक है ना। ये वाला सवाल तो हो गया कंप्लीट। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको और अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका ये लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात स्पर्श रेखाओं के स्पर्श रेखाओं के मध्य तथा केंद्र पर बना कोण समपूरक कोण होता है, ठीक है ना। ये वाला चीज लिख दीजिए आप लोग। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब अगला वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 11th वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत का मतलब होता है बाहर की ओर, परिगत का मतलब क्या होता है बच्चों, बाहर की ओर, ठीक है ना। यानी कि वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज होता है,
ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है वो कैसा बताना है बच्चों अपने को, समचतुर्भुज बताना है। अब समांतर ये अगर अपन यहाँ पे डायग्राम देखोगे आप लोग तो ये हमारे पास में एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर अपन ने क्या बना रखा है, एक समांतर चतुर्भुज बना रखा है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं बच्चों, ये हमारे पास में ए बी सी और डी, ये जो ए बी सी डी है ना ये क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है, सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है ना। और अपने को क्या बताना है कि जो एबीसीडी दिख रहा है ना, ए बी सी डी, ये एबीसीडी एक समचतुर्भुज बताना है। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं बच्चों, देखो नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब होता है समान, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। यानी कि सम का मतलब समान। तो हमारे पास में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना, यानी कि बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, क्या कहलाता है बच्चों, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा बच्चों, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, यह बात समझ में है आप लोगों को। और समांतर चतुर्भुज तो आप लोग जानते हो, ठीक है ना, 6 क्लास से पढ़ते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए ये जो हमारे पास में ए बी सी डी है ना, ये क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। तो मैं यहाँ पर जो चीज दे रखी है ना वो लिख देता हूं। तो दिया क्या है बच्चों अपने को, दिया है, क्या दे रखा है बच्चों अपने को, दिया दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चों, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये समांतर चतुर्भुज अपन ने लिख दिया। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके आमने सामने की जो भुजा है वह कैसे होगी, बराबर। यानी कि ए बी जो भुजा है, ये ए बी भुजा के सामने की भुजा कौन सी, सी डी, यानी कि ए बी के सामने की भुजा सी डी बराबर होगी, ए बी और सी डी बराबर होगी। बी सी के सामने की भुजा कौन सी बच्चों, ए डी, यानी कि बी सी और ए डी दोनों आपस में बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, सी डी के। ध्यान देना, ये जो ए बी है ये बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। इसको डाल लिया हमने इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। यहां तक बात समझ में। उसके बाद में ये जो BC है, BC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों अपने को पास में, AD के। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन BC बराबर हो जाएगा किसके, AD के। और इसको डाला हमने इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। यहां तक बात क्लियर है। ये तो उसने जो दे रखा था वो वाली चीजें अपन ने लिखी है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है बच्चों, अपने को सिद्ध करना है कि ये जो ABCD दिख रहा है ना, ये ABCD एक अपने को समचतुर्भुज बताना है। तो समचतुर्भुज बताने के लिए अपने को इसकी जो चारों भुजाएं दिख रही है ना, ये चारों भुजाएं कैसी बतानी है, बराबर बतानी है। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई भी। तो इसको अपन यहां से लिखेंगे बच्चों, सिद्ध क्या करना है बच्चों, अपने को सिद्ध करना है। यहां पे लिख देते हैं अपन, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा बच्चों, ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में समचतुर्भुज हो जाएगा। इसको लिखते हैं अपन कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब अपने को ये बताना बच्चों कि AB जो भुजा है ये किसके बराबर बतानी, BC के, BC किसके बराबर बतानी, CD के, CD किसके बराबर बतानी, AD के। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि अर्थात हमें बताना है बच्चों क्या, AB बराबर BC बराबर CD बराबर, ये हमारे पास में आ जाएगा AD। ठीक है ना। यानी कि इसकी चारों भुजा अगर अपन बराबर बता देते हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास में इस वाले वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन कितना, O मान लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास में A दिख रहा है ना, ये A, ये B, ये C, ये चारों जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमारे पास में इस वाले वृत्त के क्या है, बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु है तो आप लोगों को बता रखा है कि बाह्य बिंदु से जब अपन वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूं बच्चों कि हमारे पास में जो बाह्य बिंदु दिख रहा है ना, ठीक है ना, कौन सा वाला, बाह्य बिंदु A। बाह्य बिंदु A से हमने वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींच रखी। कौन सी बच्चों, एक तो ये खींच रखी और यहां पे मैं लिख देता हूं P। ठीक है ना, एक तो AP और एक अपन ने खींच रखी कौन सी वाली, यहां पर मैं लिख दिया A
सॉरी P, यहां पर मैंने लिखा Q, यहां पे लिखा मैंने R और यहां पे लिखा मैंने S, ठीक है ना। तो हमने A वाले बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच रखी, कौन सी बच्चों, AP, और एक हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, AS। ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में हम ऐसा लिखने वाले हैं बच्चों कि बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है। ये वाली चीज अपन ने लिख दी। अब देखो, एक बार ही लिख दिया अपन ने, फिर अपन चारों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट मैं लिखने वाला हूं। ए वाले बाह्य बिंदु से क्या खींचूंगा, यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे बाह्य बिंदु ए से। ए वाला जो बाह्य बिंदु है, यहां से हमने दो स्पर्श रेखा खींची बच्चों, कौन कौन सी, एक तो खींची अपन ने AP और ये खींची अपन ने AS। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि AP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AS। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 3rd, ठीक है ना। ये जो हमने पहली और दूसरी तो यहाँ पे पहले से ही डाल रखी है, और इसको डाला अपन ने इक्वेशन नंबर कितना, 3rd, और ये दोनों बराबर होगा। इसके पीछे का मैंने मेन रीजन ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब बाह्य बिंदु B से भी तो अपन ने दो स्पर्श रेखा खींची ना बच्चों, कौन कौन सी, एक तो हमने स्पर्श रेखा खींची है BP, और एक खींची अपन ने BQ। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा खींची है, कौन कौन सी बच्चों, एक तो खींची अपन ने BP, एक खींची अपन ने कौन सी, BQ। BP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BQ। इसको डाला हमने इक्वेशन नंबर कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में 4, ठीक। इसी प्रकार से अपन C से भी खींचेंगे और D से भी खींचेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि इसी प्रकार C से खींचेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओगे। C से खींचेंगे तो C से स्पर्श रेखा खींच रखी अपन ने कौन सी, एक तो ये CQ और एक खींच रखी अपन ने CR। तो मैं लिखने वाला हूं CR इक्वल टू कितना हो जाएगा, CQ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि CR इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, CQ। इसको डाला इक्वेशन नंबर कितना, 5। और इसी तरीके से D वाले से भी खींचेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों कि DR ये इक्वल हो जाएगा किसके, DS के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसी प्रकार से D से खींचेंगे तो ऐसा लिखेंगे बच्चों कि DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है तुम लोगों को, ये DR और DS ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 6 डाल दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो दिख रहा है ना, इसको अगर अपन जोड़ने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर जो 3rd है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3rd, इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे अपन कि मैं अगला वाला पेज लेता हूं। तो यहां से अपन इक्वेशन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th इनको जोड़ेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों कि समीकरण नंबर 1 + 2, सॉरी 1 नहीं, यहां पर हम लिखने वाले हैं कि इक्वेशन नंबर कौन कौन सी जोड़नी है बच्चों अपने को, ये 3, 4, 5 और 6 यहां से जोड़नी 3 से। तो यहां से लिखने वाले कि समीकरण नंबर 3 + 4 + 5 + 6, अगर इन सबको जोड़ूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान देना, इधर की साइड पे लिखा है AP + BP + CR और DR। इन सबको एक साथ जोड़ूंगा तो यहां पे लिखा हुआ है AP + BP + CR + DR, ठीक है ना, इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे लिखा है हमारे पास में AS BQ CQ और DS। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, AS + BQ + का CQ + का DS, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास में दिख रहा है ना AP + BP, ठीक है ना, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, AP + PB, ये किसके बराबर है बच्चों, AB के, ठीक है ना। तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा बच्चों, इसकी जगह मैंने लिखा इसकी जगह ये दिख रहा है ना, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया बच्चों AB और प्लस ये हमारे पास में CR + DR दिख रहा है ना, तो CR + DR, ठीक है ना, कहां गया देखो, ये रहा CR + DR, ये किसके बराबर है बच्चों, DC के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं
क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी जगह पे लिखेंगे अपन डीसी, ये प्लस है तो प्लस लगा दे, इसकी जगह लिखा अपन ने डीसी इक्वल टू में ये एएस और प्लस डीएस, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है एएस प्लस डीएस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन दोनों को मिला के क्या लिखेंगे बच्चों, एडी और प्लस ये लिखा हुआ है बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्यू प्लस सी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे, इन दोनों को मिला के लिखेंगे अपन प्लस का, ये हो जाएगा बीसी। ये बात क्लियर है। अब देखिए हमारे पास में कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा था बच्चों अपने को, ठीक है ना। ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ए बी जो भुजा है वो डीसी के बराबर होगी, ठीक है ना। अपन ने लिख रखा है यहाँ पे कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और उसके बाद में बी सी किसके बराबर है, ए डी के। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों कि हमारे पास में, ठीक है ना, पहले से क्या दे रखा है कि ए बी बराबर है किसके, डीसी के, और उसके बाद में बी सी किसके बराबर है बच्चों, ए डी के बराबर है, ठीक है ना। ये वाली चीज अपन पहले लिख चुके हैं। तो मैं इसको लिखने वाला हूं कि ये जो ए बी है ना, तो ए बी की जगह मैंने ए बी लिख दिया बच्चों, ये डीसी की जगह में, ये डीसी है ना, डीसी की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए बी लिख सकते हो। तो ये अपन ने लिखा ए बी इक्वल टू, ये जो एडी है ना, एडी की जगह पे मैं बीसी लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैंने लिखा कितना, बीसी, और ये प्लस का बीसी पहले से ही चल रहा है। ये बात क्लियर है। अच्छा ए बी प्लस ए बी दोनों को मिला के लिखेंगे तो बच्चों 2ab आ जाएगा, और इक्वल टू में बीसी प्लस बीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2bc, ठीक है ना। इस वाले 2 से 2 को भी मैंने काट दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए बी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बीसी के। ये बात क्लियर है। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बीसी के। अब थोड़ा ध्यान दो, ए बी डीसी के बराबर है, ठीक है ना, ए बी किसके बराबर है, डीसी के, और बीसी किसके बराबर है, यहां पर हमारे पास में एडी के। तो देखिए एक बात बताइए बच्चों कि जो ए बी है ना, ए बी पहले से ही किसके बराबर थी, डीसी के, और फिर हमने ए बी को किसके बराबर बता दिया बच्चों, ए बी को बता दिया अपन ने बीसी के बराबर। और एक बात बताइए, बीसी किसके बराबर है बच्चों, एडी के, और ये हमारे पास में जो बीसी है ये किसके बराबर है, एडी के। तो एक बात बताइए, यहां से ये चारों ही भुजाएं जो दिख रही हैं ये सबके सब क्या हो गई बच्चों, ए बी तो डीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं, तो इसका मतलब चारों जो भुजा हैं हमारे पास में समांतर, वो जो समांतर चतुर्भुज की जो 4 भुजाएं हैं वो चारों की चारों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों कि ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, ये चारों भुजाएं कैसी बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना, होगा। ये यहां तक बात क्लियर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना, यहां से ही फटाफट से लिखिए आप लोग इसको, ठीक है। अब ये यहां तक खत्म हो गया। अगला वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा बच्चों कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर, ठीक है ना, वृत्त के परिगत, यह वृत्त दे रखा है, वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज बना रखा है, कौन सा वाला, ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, हमारे पास में बी है, और यहाँ पे सॉरी बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है बच्चों क्या, यहाँ पे सी, ठीक है ना। इस प्रकार खींचा है कि जो रेखाखंड बी डी और डी सी है ना, बी डी कहाँ गया बच्चों, ये रहा बी डी, डी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, डी वाला पॉइंट यहाँ पे बच्चों इस वाली जगह पे, ठीक है ना, कि जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी को समद्विभाजित होता है। ये डी वाला जो पॉइंट है ना, डी वाला पॉइंट इस बी सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। उस तो अपने को क्या बताना है कि इस प्रकार विभाजित करता है कि जो हमारे पास में है ना, बी डी का जो मान है ना वो तो कितना दे रखा बच्चों, 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो हमारे पास में कितना है बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में जो डीसी है, डीसी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो डीसी दिख रहा है, इस डीसी का मान कितना दे रखा बच्चों, 6 सेंटीमीटर दे रखा है इस प्रकार से यहाँ पे। तो अपने को भुजा ए बी भुजा दिख रही है ना, ये वाली ए बी भुजा, और उसके बाद में अपने को एसी भुजा, ये एसी वाली भुजा, इन दोनों की लंबाई पता करनी है। क्या क्या निकालना है बच्चों अपने को, एक तो ये जो हमारे पास में ए बी दिख रहा है ना, इसकी लंबाई पता करनी है, एक हमारे पास में जो एसी दिख रहा है इसकी लंबाई पता करनी, ठीक है। अब सुनिए,
यहां पर अब मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, जैसे ए बी सी तो पहले लिखा हुआ है, यहां पर मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा बच्चों डी, यहां पे लिख दिया मैंने ई, और यहां डी तो पहले से लिखा हुआ है, यहां पे ई लिख देते हैं, यहां पे ई लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है कौन सा वाला पॉइंट, एफ वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट लिखा हुआ है, एफ वाला पॉइंट, ठीक है ना, इस प्रकार से एफ पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि आपको ये पता है कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो उनकी लंबाई बराबर होगी। तो ये बी वाला बिंदु है ना, बी वाले बिंदु से स्पर्शरेखा एक तो कौन सी है बच्चों, बी डी, और एक कौन सी बी। तो इसका मतलब बी डी का मान जितना होगा उतना ही मान किसका होगा बच्चों, बी का। तो बी डी का मान कितना बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल सी बात है, बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेके और ये हो जाएगा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर एक बात बताओ, सी वाले बिंदु से भी अपन ने दो स्पर्शरेखा खींच रखी है, कौन सी बच्चों, एक तो सी डी और एक सी एफ खींच रखी। सी डी का मान कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब सी एफ का मान भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। आ जाएगा समझने। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, ए वाला जो बाह्य बिंदु है ना, ए वाले बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच रखी, कौन कौन सी, ए ई, और एक खींच रखी अपन ने ए एफ। तो ए ई का मान अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो इसका मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना समझना, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो अब मैं ऐसा लिखने वाला हूं कि माना ये हमारे पास में देख रहे हो आप लोग, ए ई, ये रहा ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ के, ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ के, और इसको अपन ने कितना मान रखा बच्चों, एक्स सेंटीमीटर मान रखा है, ठीक है। अब हमें किसकी इसकी लंबाई पता करनी है बच्चों, अपने को लंबाई पता करनी है ए बी और ए सी, इन दोनों का मान पता करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से समझना, ए बी की जो लंबाई है ना, ए बी कहां गया बच्चों, ये रहा, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेके यहां तक तो एक्स है, यहां से लेके यहां तक कितना 8 है, तो एक्स में 8 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा कितना, ए बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 8, और यहाँ पे लिखेंगे अपन सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उसके बाद में जो ए बी एसी दिख रहा है ना, एसी कहां गया बच्चों, ये रहा, एसी का जो मान होगा ना वो कितना होगा बच्चों, ये कितना है हमारे पास में एक्स है, ये कितना है 6 है, तो एक्स में 6 जोड़ देंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हो जाएगा एक्स प्लस 6, ठीक है ना, और पीछे लिख देंगे अपन कितना, सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास में जो बीसी दिख रहा है ना बच्चों, बीसी का मान तो आपको पता है कि ये हमारे पास में 8 है, ये हमारे पास में 6 है, तो बीसी का मान कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 14, तो ये बीसी की जो वैल्यू आएगी ना, ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आ जाएगी बात समझ में। अब हमारा फाइनल जो टारगेट है ना, फाइनल टारगेट क्या है बच्चों, फाइनल टारगेट ये है कि हमें एक्स की वैल्यू निकाल के और यहां पे रखनी है और यहां पे रखनी है। अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास में ए बी की वैल्यू भी मिल जाएगी और अपने को ए सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये बात क्लियर है। तो अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मैं ये जो हमारे पास में ये दिख रहा है ना आप लोगों को त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, तो मैं इसके लिए क्या करता हूं कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस वाले त्रिभुज का जो केंद्र है कौन सा वाला, ओ, इस वाले केंद्र को एक बार तो मैं इसे मिला दिया, एक बार मैं मिला देता हूं इससे, और एक बार अपन ने मिलाया इससे, ठीक है ना। यानी कि वृत्त का जो केंद्र है, इसके जो हमारे पास में ये स्पर्श बिंदु दे रखे हैं, स्पर्श बिंदु से अपन ने इसको मिला दिया। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से, ध्यान से सुनना, मैं यहां से ए वाले पॉइंट को मैं मिलाता हूं किससे, ओ से, और ओ को मिलाता हूं मैं किससे, बी से, और फिर मैंने ओ को मिलाया किससे बच्चों, सी से। इस प्रकार हमारे पास में ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना कौन सा वाला, ए बी सी, इस ए बी सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन, और उसके आधार पे ये इस ए बी सी त्रिभुज के अंदर है ना, तीन और त्रिभुज बने हुए हैं, कौन सा वाला, ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, प्लस हम अगर बात करें तो ए ओ सी, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, उसके बाद में बी ओ सी, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जो तीन त्रिभुज बने हुए ना, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो वह अपने पास में जो एरिया आएगा वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों कि हमारे पास में ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना कौन सा वाला, ए बी सी, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है, आप लोगों ने छोटी क्लास में ना हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। हीरोन का फॉर्मूला वहां काम में लेते हैं बच्चों अपन जहां पर अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है। यहां पर हमारे पास में ए बी सी डी जो ए बी सी, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इसकी तीनों भुजा हमारे पास में है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि हीरोन का फॉर्मूला लगा के इसका मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं इसके लिए अलग से डायग्राम बनाता हूं,
इसके लिए क्या करने वाला हूं कि ये हमारे पास में यहां पे लिखा है बच्चों इस प्रकार से, क्या लिखा है, ए लिखा है, ये बी है और ये यहां पे क्या है सी। आप मुझे बता दो कि ए बी का जो लंबाई है ना, ये कितनी बच्चों, ए बी की लंबाई है x+8, ठीक है ना। बीसी की जो लंबाई है ना, ये कितनी बच्चों हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में हमारे पास में इसकी जो लेंथ है ना, किसकी, एसी की, ये दे रखी है बच्चों x+6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हीरोन का फॉर्मूला काम में लेते हैं। हीरोन के फॉर्मूले में अपन सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अगर मैं इसका अर्ध परिमाप निकालूं बच्चों, तो इसका अर्ध परिमाप को जनरली अपन एस से लिखते हैं। अर्ध परिमाप कैसे आएगा बच्चों, इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना आएगा 2। यानी कि इस वाले कोण के सामने की ये वाली भुजाई, इसको तो अपन a मान लेते हैं, इसके सामने की ये वाली भुजाई इसको अपन b मान लेते हैं, और इसके सामने की ये वाली जो भुजाई इसको अपन क्या मान लेते हैं बच्चों c। यानी कि हमारे पास में a का मान 14 दे रखा है, b का मान इतना है और c का मान इतना दे रखा है। अगर मैं इन तीनों का वो निकालूं अर्ध परिमाप, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a का मान कितना दे रखा बटा 14, ठीक है ना, प्लस हमारे पास में b की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओगे, x+6, x+6 लिख देंगे, प्लस c का जो मान है वो कितना है बच्चों, x+8 लिखा, और बटे में हमारे पास में नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब देखिए s इक्वल टू कितना है बच्चों, हमारे पास में x कितना हो गया बच्चों, 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास में 8 और 6 14, और 14 और 14 कितना हो गया 28, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 28, और बटे में नीचे कितना जाएगा हमारे पास में 2। यहां तक बात क्लियर है। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहां से ऊपर से 2 कॉमन निकालूंगा, तो s इक्वल टू हमारे पास में कितना जाएगा बच्चों, यहां तो मिल जाएगा x प्लस यहाँ पे मिलेगा 14, और नीचे कितना जाएगा बच्चों 2। इस वाले 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, तो s इक्वल टू हमारे पास में कितना जाएगा बच्चों, x+14। ये हमारे पास में क्या है बच्चों, इस त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अब सुनो, जब अपने को अर्ध परिमाप पता चल गया, तो अपन इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, हीरोन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहां पे, ये पढ़ा होगा 7th क्लास में, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने 8th क्लास में, 9th क्लास में, वहां से चलता आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा कि हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र, अच्छा जो बच्चा हीरोन का फॉर्मूला जानता है वह कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिख के बताओ कि इसका हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। सभी बच्चे लिखना कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। अभी तो मैं लिखता हूं, हीरोन का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमारे पास में होता है बच्चों कितना, रूट के अंदर हमारे पास में आ जाएगा यस, फिर s-a, s-b और s-c, ये होता है हमारे पास में हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास में s क्या है बच्चों, इसके अंदर s हमारे पास में किस तरह आपने अर्ध परिमाप निकाला था, ये हमारे पास में s है। ये a b c क्या है बच्चों, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा, ठीक है ना। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यह हमारे पास में आ जाएगा बच्चों कितना, यहां पे अगर मैं लिखूं तो s की वैल्यू कितनी बच्चों बताओगे, s की वैल्यू हमारे पास में कितनी, x+14, तो मैं यहां पे लिखूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x+14, ठीक है ना। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो s की जगह पे कितना आएगा बच्चों, x+14, या माइनस है तो माइनस लगा दिया। a का मान कितना है बताओ, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी 14, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कितना, ये लिख दिया मैंने 14 यहां से ये ब्रैकेट इसको लिखा अपन ने, यहां से फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा ये वाला, s की वैल्यू वापस से कितना रखेंगे, x+14, फिर माइनस b की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों बताओगे, b की वैल्यू ये रखेंगे, तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है बच्चों माइनस, इसका मतलब ये x भी माइनस का हो जाएगा और 6 भी किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। इस तरीके से लिखेंगे अपन। अगला वाला यहां से स्टार्ट करेंगे तो s की वैल्यू पहले से लिखो कितना, x+14 और माइनस c की जो वैल्यू है ना बच्चों कितनी, ये रही, c की वैल्यू ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, यानी कि बीच में यहां पर क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, यानी कि मैं लिखने वाला हूं माइनस का x और माइनस का 8। ये बात क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमारे पास में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये x+14 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, देखो इस वाले 14 से ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये हमारे पास में x प्लस का है, ये माइनस का ये भी कट जाएगा, इसके बाद में x प्लस का ये x माइनस का ये भी हमारे पास में कट जाएगा। तो यहां पर कितना बचा हुआ है बच्चों, यहां पर बचा है x+ से 14 बचा हुआ है,
यहाँ पर हमारे पास में कितना है बच्चों, ध्यान से समझते रहना, यहाँ पर कितना बचा हुआ है x, और इंटू में यहाँ पर कितना बचा हुआ है बच्चों 14, और इंटू में यहाँ पर कितना बचा हुआ है हमारे पास में, नहीं 14 नहीं, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना मिलने वाला होगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा हमें 14 में से 6 जाएगा तो 8 मिलेगा, और इंटू में ये 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे मिलेगा 6, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने इसको लिखा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लेंथी सवाल है भाई ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अपन लिखेंगे कि एरिया ऑफ कौन सा वाला, ए बी सी इक्वल टू, यहां पर हमारे पास में लिखा जाएगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 48x, और यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस 14, यह बात क्लियर है। इसको डाला बच्चों अपन ने समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है ना। ये हमारे पास में है ये त्रिभुज जो है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को कितना मिला, ये रूट के अंदर 48x, कोष्टक के अंदर x प्लस 14, ठीक है ना। हमारा जो काम है, हमारा काम क्या है बच्चों, हमारा काम ये है कि हमें कैसे भी कंडीशन में अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें है ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले का एरिया तो निकाले। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक त्रिभुज मिल रहा होगा, कौन सा वाला, ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा बच्चों, यहां ओ लिखा हुआ है, ए ओ बी वाला त्रिभुज है। इस ए बी ओ वाले त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल ए ओ बी का, फिर उसके बाद में बी ओ सी का क्षेत्रफल, प्लस उसके बाद में ए ओ सी का क्षेत्रफल, यानी कि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं जोड़ दूं तो इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों कि त्रिभुज, ठीक है ना, कौन सा वाला, ए ओ बी, ठीक है ना। एओबी त्रिभुज कैसा बना हुआ है बच्चों, एओबी त्रिभुज में यहाँ पे बना देता हूं, ये इस तरीके से यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में बी लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से यहाँ पे ओ है, और ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, और मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मिला रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों कि ये जो दिख रहा है ना ओ ई ओ एफ, और ये हमारे पास में ओ डी, ये तो हमारे पास में इस वाले वृत्त की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। इस वाले वृत्त की त्रिज्या, इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रही है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका मान भी कितना आया बच्चों, 4 सेंटीमीटर, इसका मान भी कितना है 4, और इसका मान भी कितना है बच्चों 4 है। तो ध्यान से सुनना, ओ ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओ ई की वैल्यू हमारे पास में ओ ई लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है, और ये जो हमारे पास में ए बी है ना, ए बी का मान कितना है x प्लस 8। अब मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये तो हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, एओबी का कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। ये होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब एक बात बताओ कि एरिया ऑफ, यहां पे लिखा मैंने एओबी इक्वल टू 1/2, आधार कितना है बच्चों, इसका आधार है बच्चों कितना, ए बी। अब ए बी का मान कितना है हमारे पास में x प्लस 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 8, और इंटू में इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, इसकी ऊंचाई हमारे पास में कितनी 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना 4। मैंने इस वाले 2 से इस 4 को काटा कितनी बार, 2 बार, यानी कि एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू हमारे पास में कितना मिलेगा बच्चों, अगर यहाँ पे हमारे पास में 2 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 2x, और प्लस 2 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16। यानी कि ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 2x प्लस 16। तो ये हमारे पास में इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर कितनी डालेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर डालेंगे इसको कितनी 2, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, कौन सा वाला, BOC, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, उसके बाद में AOC का, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो इनका दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक साथ निकालता हूं, नहीं तो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों ट्राइंगल, यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे लिखा हुआ है C, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में इसकी लेंथ कितनी 14, और ये हमारे पास में ये कितना दे रहा बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि BOC का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। BOC का क्षेत्रफल कैसे आएगा बच्चों, और इसके साथ साथ एक और ट्राइंगल बना लेता हूं, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल बना लेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या C, और ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है O, और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है F। ये कितना बच्चों 4 है, और इसकी AC की वैल्यू है ना वो कितनी है हमारे पास में x प्लस 6, ठीक है ना। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो एरिया ऑफ कौन से वाले का, BOC का, एरिया ऑफ BOC इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1/2
इंटू ये हमारे पास में इसका आधार कितना बेटा 14 और इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी दे रखी 4। अगर मैं इसको इससे काटूं तो कितनी बार 2 बार, 14 को 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा 28, यानी कि एरिया ऑफ BOC इक्वल टू कितना है बच्चों 28 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर कितना, इसको डालेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर अपन 3, ये बात के ले रहे। अब इसी प्रकार से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, किसका AOC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों वही 1/2। इसका आधार कितना है बच्चों, आधार है इसका x+6, तो यहां पे लिखेंगे अपन x+6 और इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितनी है बच्चों 4 है, तो अपन यहां पे लिख देंगे 4। इस वाले 2 से इसको काटा तो कितनी बार कटेगा बच्चों 2 बार कट जाएगा। ये हमारे पास में एरिया ऑफ AOC इक्वल टू कितना मिला बच्चों, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 12, और ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन नंबर कितनी, इक्वेशन नंबर आ जाएगी कितनी 4। यहां तक बात क्लियर है। अब ये जो हमने, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को, ये जो हमारे पास में ये त्रिभुज दिख रहा है ना ABC, इस ABC के अंदर 3 त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो ये वाला बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, यानी कि इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है इस बड़े वाले के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे भाई बताओगे, यहां पे लिखेंगे अपन कि इस तरीके से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ABC यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ किसका AOB प्लस एरिया ऑफ अपन लिखेंगे बच्चों किसका BOC का प्लस अपन लिखेंगे एरिया ऑफ AOC का। ठीक है ना, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जो 3 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए उनका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज के बराबर। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल हमारे पास में आया था, कितना आया था भाई, इसका क्षेत्रफल आया था हमारे पास में ये रहा, ठीक है ना, ये वाला कितना रूट के अंदर 48x ब्रैकेट के अंदर x+14। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 48x फिर x+14, ये हमारे पास में किसका एरिया है ABC का, इक्वल टू में AOB का एरिया कितना आया था बच्चों बताओगे, AOB का एरिया हमारे पास में आया था 2x+16। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x+16 लिखा, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहां पर एरिया ऑफ BOC का कितना आया बच्चों, इसका आया 28 और इसका कितना आया हमारे पास में 2x+12। तो इसकी जगह तो लिख देता हूं मैं कितना 28 प्लस इसकी जगह लिखूंगा 2x+ कितना 12। अब देखिए यहां पर क्या करना है बच्चों अपने को कि ये हमारे पास में 48x फिर x+14, ठीक है ना, इक्वल टू में ये 2x और 2x कितना हो जाएगा बच्चों 4x हो जाएगा, और ये प्लस है यहां पे हमारे पास में ये दोनों मिलके 16 और 12 मिलके ये कितना हो गया बच्चों 28, 28 28 कितने हो गए 2, सॉरी ये कितना हो जाएगा 56। तो यहां पर अपन ने लिखा कितना 56। यहां से मैं क्या करता हूं 4 कॉमन निकालता हूं, तो इसको लिखूंगा मैं कितना, ये हो जाएगा 48x फिर x+14 और इक्वल टू में यहां से 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा x+14। ये बात समझ में। अब यहां से क्या करना है कि ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का करो आप स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इसका वर्ग करते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों इसका तो रूट हट जाएगा और इधर का इसका 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्ग करने के बाद में 48x और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस कितना 14 और इक्वल टू इधर की साइड पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में x प्लस ये 14 का होल स्क्वायर। अब देखो x+14 है ना, इससे इसको तो काट दो आप एक बार। अब हमारे पास में 16 का भाग अगर इधर दिया तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 48x बटे में कितना आ जाएगा 16 और इक्वल टू में इधर कितना बचा हुआ है x प्लस ये 14 बचा हुआ है। अगर मैं 16 से इसको काटूं तो कितने बार कटेगा बच्चों 3 बार, 16 3 48 होता है, 3x इक्वल टू में x प्लस कितना हो जाएगा 14। x को इधर भेजेंगे तो 3x माइनस का x इक्वल टू कितना है बच्चों ये 14 हो जाएगा, 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x और इक्वल टू में ये हो जाएगा 14। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू कहीं की फाइंड करनी है x की, तो मैं 2 का भाग दे दूं तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना ये 14 बटे में कितना 2, इसको इससे काटेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x की, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में ab का जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा बताओगे यहां से ab की जो वैल्यू मिलेगी ना बच्चों वो हो जाएगी 7 + 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और जो ac की वैल्यू मिलेगी ना तो ac की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों 7 + 6
यानी कि कितना 13 सेंटीमीटर। और ये दोनों हमारे पास में क्या हो जाएंगे अपने आंसर। ये तो लाना था अपने को इस प्रकार से। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा वाला चारा है नहीं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और आप इसको कंप्लीट करो। इसके बाद में हमारे पास में एक 13 वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है 10.2 का। ये क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब वृत्त के चारों ओर अपने एक ये बना रखा है चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा है ना वह केंद्र पर, चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा है ना वह केंद्र पर, ये जो वृत्त का केंद्र दिख रहा है ना, वृत्त के केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। बना ही दिया आप लोगों को समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण यानी कि आमने सामने के कोणों को अगर अपन दो कोणों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कितना मिलेगा 180, तब जाके वो क्या कहलाएंगे समपूरक कोण। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये वाला कोण फर्स्ट वाला कोण है, ये अपन ने 2 लिखा, ये अपन ने 3 लिखा, यहां पर 4 है, यहां पे 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 8 कोण बना दिए अपन ने। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास में ए पी दिख रहा है ना, एपी, और ये हमारे पास में ए आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर। उसके बाद में ये यहां से ये वृत्त की त्रिज्या है बच्चों कौन सी वाली ओ पी, और यहां से भी वृत्त की त्रिज्या कितनी ओ आर, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर। और ये हमारे पास में ए ओ जो दिख रहा है ना, ये ए ओ इस वाले त्रिभुज की भी इस वाले त्रिभुज की भी। तो मैं क्या करता हूं, हमें क्या सिद्ध करके बताना है बच्चों, हमें सिद्ध करके बताना है कि ए ओ बी यानी कि ये वाला जो कोण है ना कौन सा वाला ए ओ बी सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ये वाला कोण दिख रहा है ना ए ओ, यहां ओ लिखा हुआ है ए ओ बी, ये वाला कोण प्लस कौन सा वाला कोण बच्चों डी ओ सी, यानी कि ये वाला कोण डी ओ और यहां पे सी, ये दोनों कोण डी ओ सी, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज प्रूव करके बतानी। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करते हैं अपन। सिद्ध करने के लिए कि इसकी उत्पत्ति करो। उत्पत्ति में हम लिखने वाले हैं कि बाह्य बिंदु दे रखा है ना ए, ठीक है ना, बाह्य बिंदु ए बी और सी डी, इन चारों बाह्य बिंदु से इस वाले वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे, उनकी लंबाई कैसी रहेगी बराबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां ये कैसी होती है बच्चों बराबर होती है, ठीक है ना, क्या होती है बराबर होती है। अब ये वाली बात है ना बार बार नहीं लिखेंगे अपन ने, एक बार लिख लिया। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों कि ए पी बराबर हो जाएगा किसके ए आर के। तो बाह्य बिंदु देखो, एक तो हमारे पास में ये वाला त्रिभुज दिख रहा है कौन सा वाला ए पी ओ, और एक हमारे पास में त्रिभुज दिख रहा है ए आर ओ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं त्रिभुज ए पी ओ, ठीक है ना, कहा है ए पी ओ ये वाला, एक उसके बाद में ए आर ओ, तथा त्रिभुज लिया मैंने कौन सा वाला ए आर ओ, ठीक है ना। एक तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं बात करूं तो एपी जो है ना, ये एपी किसके बराबर होगी बच्चों ए आर के। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए पी बराबर हो जाएगा किसके ए आर के, ठीक है ना। कारण क्या है, ये रहा कारण इसका, यानी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बात कर ले रहे हैं यहां तक स्पर्श रेखा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये ओपी दिख रहा है ना, ये वाला ये ओपी और ये हमारे पास में ओ आर, ये दोनों भी बराबर होगा। कारण क्या रहेगा, ये वृत्त की त्रिज्या, तो यहां पे लिखूंगा ओ पी बराबर हो जाएगा ओ आर के। कारण दोनों क्यों बराबर है, ये हो जाएगी हमारे पास में त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एओ दिख रहा है ना, इस वाले त्रिभुज की भी है और इस वाले त्रिभुज की भी है, यानी कि यहां पे लिखेंगे एओ बराबर में कितना जाएगा बच्चों एओ, यहां पे लिखो उभयनिष्ठ भुजा, क्या हो जाएगी ये उभयनिष्ठ भुजा। तो एक बात बता दो मुझे कि इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की, ठीक है ना, तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ऐसे नियम लगाकर ये दोनों त्रिभुज है ना क्या हो जाएंगे आपस में सर्वांग। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि यस यस यस, ठीक है ना, साइड रूल से हमारे पास में त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज एपीओ, त्रिभुज एपीओ ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके बच्चों ए आर ओ के, त्रिभुज ए आर ओ के।
और सर्वांग समत्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ये वाला कोण एक और ये वाला कोण दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, क्या लिखूंगा बच्चों, कि कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनिए, इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, कि एक तो हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा वाला, BPO, और एक त्रिभुज लेते हैं अपन BQO, ये वाला। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए कोण 3 और कोण 4 ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, कि कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। और समझते जाओ, कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कोण 5 और कोण 6 भी बराबर हो जाएगा, और कोण 7 और कोण 8 भी बराबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों क्या, कि कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा, और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। यानी कि ये सभी कोण जो दिख रहे हैं अपने को, या आपस में, यानी कि कोण 1 तो 2 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा, 5 6 के बराबर हो जाएगा, और 7 हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। अब हमें क्या करना है बच्चों, कि हमें तो बनाना है AOB बराबर AOB प्लस DOC, इन दोनों कोणों का आमने सामने के कोणों का योगफल कितना बताना है, 180 डिग्री। इसलिए मैं क्या करता हूं, कि अगर मैं कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 कोणों को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 360। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, और बराबर में कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनना और समझना, ये जो कोण 1 है ना, कोण 1 की जगह पे क्या मैं कोण 2 लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि ये बराबर है। तो कोण 1 की जगह मैंने लिखा कोण 2, प्लस कोण 2 की जगह मैं कोण 2 ही रहने देता हूं, प्लस ये कोण 3 है ना, कोण 3 की जगह कोण 3 रहने देता हूं, कोण 4 है ना, कोण 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, कोण 3 लिख सकता हूं, प्लस यहां पे हमारे पास में कोण जो 5 दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना, इस वाले 5 की जगह में 6 लिख सकता हूं, और 8 की जगह में 7 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों, कि कोण जो 5 है ना, इसकी जगह तो लिख सकता हूं मैं कोण 6, और प्लस कोण 6 की जगह कोण 6 लिख देंगे, कोण 7 की जगह 7 रहने देते हैं, और कोण 8 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं अपन, 7 लिख सकते हैं, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर। मैं क्या करने वाला हूं, कि ये कोण 2 कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को मिला के 2 कोण 2 हो जाएगा, प्लस ये कोण 3 2 कोण 3 हो जाएगा, इसको साथ में लिखेंगे अपन, प्लस ये तो प्लस लगा दो, ये कोण 6 2 कोण 6 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस ये कोण 7 2 कोण 7 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है बच्चों, 360 डिग्री आ जाएगा। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां सब जगह से 2 कॉमन निकालूंगा, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। 2 बाहर निकालने के बाद में हमारे पास में यहां पर कितना बचा हुआ है, यहां पे बचा है कोण 2 प्लस कोण 3, ये बचा हुआ है, और प्लस है तो प्लस लगा दो बच्चों। यहां पे हमारे पास में कोण कितना बचा हुआ है, यहां पे बचा हुआ है 6 प्लस कोण कितना 7, ठीक है ना, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब ध्यान देना, ये हमारे पास में कोण 2 और कोण 3 इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने को कितना मिलेगा, AOB, ये मिलेगा ना। तो कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह तो मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, यानी कि इसकी जगह तो यहां पे ध्यान देना, इस वाले 2 का उधर भाग दे दिया मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देता हूं इसको। यहां से मैंने क्या किया, इस वाले 2 का उधर भाग दिया, कोण 2 कोण 3 की जगह लिखूंगा कोण AOB, प्लस कोण 6 और 7 की जगह, कोण 6 और 7 दिख रहा है ना, कोण 6 और 7 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, DOC, क्या लिख सकते हैं अपन, DOC। तो यहां पे हमारे पास में लिखा जाएगा कोण DOC इक्वल टू में 360 में इस वाले 2 का मैंने भाग दे दिया, ये हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, कोण AOB प्लस कोण DOC इक्वल टू में 360 में 2 का भाग देते कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करके बताना था, कि यानी कि आमने सामने के जो कोण है उनका योगफल मतलब कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला कोण संपूर्ण कोण हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में प्रूव करके हो जाएगा, प्रूव बता दिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो हमारे पास में 10वां जो चैप्टर है ना, 10वां चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। यानी कि 10.2 के अंदर 10.2 के अंदर जितना भी था ना, हमने इसके क्या बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज पढ़ी है अपन ने इसकी। इसके बाद में अपन ने इसका 10.1 पढ़ी है। 10.2 के अपन ने जितने भी क्वेश्चन थे 12-13 तक वो पूरे कंप्लीट किए, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक पूरे सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
और इस वाले क्वेश्चन का भी आप लोग है ना स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की पिक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय।